डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इसी यूनिट दैट इज सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री इसके कुछ मेन टॉपिक्स पर एक ब्रीफ आइडिया दिया था। तो आज हम इसी यूनिट के कुछ और टॉपिक्स का एक ब्रीफ आइडिया देने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो हमारा टॉपिक आज का होगा, जो स्टार्टिंग टॉपिक होगा, दैट इज मोल कंसेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज मोल। केमिस्ट्री में हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अगर हम मोल, इट स्टैंड्स फॉर हीप। मोल का जो लफ्जी मतलब है, इट मीन्स हीप, मतलब ढेर। तो इनफैक्ट मोल एक्चुअली क्या है? इट इज इनफैक्ट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों। तो यहां पे मैं पहले डेफिनेशन इसकी लिखना चाहूंगा। तो मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज amount of substance which contains 6.02 into 10⁻23 particles। अगर हमारे पास कोई भी सबस्टेंस होगी और उस सबस्टेंस के इतने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे हमारे पास उस सबस्टेंस का एक मोल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑरेंजेस हैं, मगर ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं? इस नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर हमारे पास ऑरेंजेस इस नंबर के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऑरेंजेस का 1 मोल है। इसी तरह से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्बल्स इस नंबर के बराबर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो हम कहेंगे हमारे पास मार्बल्स का 1 मोल है। तो एक्चुअली 1 मोल क्या है? ये इतना अमाउंट है जिसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.02 इंटू 10⁻23। इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सी, इनफैक्ट अगर हम इस मोल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हम इस तरह से भी इसको समझा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स होंगे, लेट वी हैव 12 पार्टिकल्स। अगर हमारे पास 12 पार्टिकल्स होंगे, चाहे ये 12 ऑरेंजेस हैं, चाहे ये 12 बनानास हैं, या और कोई, अगर हमारे पास 12 पार्टिकल्स हैं, तो इस 12 पार्टिकल्स के लिए हम एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डजन। सो वी कैन से वी हैव डजन पार्टिकल्स, 1 डजन पार्टिकल्स, बिकॉज जो डजन है इट स्टैंड्स फॉर 12। ठीक है? इसी तरह से अगर हमारे पास 20 पार्टिकल्स हैं, 20 पार्टिकल्स, इस 20 नंबर को हम एक स्पेशल वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज स्कोर। स्कोर 20 स्टैंड्स फॉर स्कोर। सो वी कैन से वी हैव 1 स्कोर पार्टिकल्स। तो स्कोर स्टैंड्स फॉर 20। इसी तरह से अगर हमारे पास 144 पार्टिकल्स हैं, 144 पार्टिकल्स, तो 144 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस, 1 ग्रॉस। सो 1 ग्रॉस मीन्स 144। तो अगर हम कहेंगे हमारे पास 1 ग्रॉस पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स वी हैव 144 पार्टिकल्स। इसी तरह से अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं,
इस नंबर के लिए भी हम एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मोल। तो हम कहेंगे वी हैव 1 मोल पार्टिकल्स। तो अब इसका मतलब है अगर हमारे पास सिंपली इस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं तो हम कहेंगे वी हैव 1 मोल पार्टिकल्स। तो अगर ये पार्टिकल्स ऑरेंजेस हैं तो हम कहेंगे वी हैव 1 मोल ऑरेंजेस, 1 मोल बनानाज, 1 मोल मार्बल्स। या अगर एटम्स इस नंबर के बराबर हैं तो हम कहेंगे वी हैव 1 मोल एटम्स। तो अब 1 मोल एक्चुअली क्या है, ये मोल क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इतना अमाउंट। उसके लिए शर्त क्या है, विच कंटेन, उसमें होनी चाहिए 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हमारे पास इतना अमाउंट है जिसमें 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो हम कहेंगे हमारे पास उस सब्सटेंस का 1 मोल है। तो यह है डेफिनेशन इस मोल की। नाउ सी, तो अब हमें यह पता है कि जब भी हमें 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं। मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं। नाउ सी, कुछ और एग्जांपल्स देंगे। अगर हमारे पास 6.02 into 10⁻23 सोडियम एटम्स हैं तो हम कहेंगे, चूंकि हमारे पास सोडियम एटम्स कितने हैं, इस नंबर के बराबर, सो वी कैन से वी हैव 1 मोल सोडियम एटम्स। तो इसका मतलब हमारे पास 1 मोल सोडियम एटम्स है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 6.02 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहेंगे वी हैव 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल का मतलब हमारे पास 6.02 into 10⁻23 नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह से अगर मैं कहूंगा 1 मोल प्रोटॉन्स, दैट मीन्स वी हैव 6.02 to 10⁻23 protons and so on. So this is one of the definition of mole. So what is mole? It is amount of substance which contains 6.02 into 10⁻23 particles. ये पार्टिकल कहीं पे एटम हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, कहीं पे इस पार्टिकल के बदले हम इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, आयन्स भी ले सकते हैं। जब भी हम कहेंगे 1 मोल आयन्स, दैट मीन्स we are talking about 6.02 into 10⁻23 ions. अगर हम कहेंगे 1 mole electrons, that means we are talking about 6.02 into 10⁻23 electrons and so on. So this is one of the definition of mole. Now एक और चीज है, तो ये थी पहली डेफिनेशन। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हम एक रिलेशन यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, जो रिलेशन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें काम आएगी। नाउ इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स है, इसका मतलब है हमारे पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6.02 into 10⁻23 particles is equal to, then it is equal to 1 mole. बड़ा सिंपल है। 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स किसके बराबर है, 1 मोल। तो अगर मैं कहूंगा 1 पार्टिकल कितने मोल के बराबर होगा, therefore 1 particle is equal to 1 divided by, ये आपको इसको डिवाइड करना होगा 6.02 into 10⁻23 मोल। देखिए 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर हैं। इसका मतलब 1 पार्टिकल कितने मोल्स के बराबर है, जो पहले रिलेशन है, इस रिलेशन में जो राइट साइड में है 1, लेफ्ट साइड को जो लेफ्ट साइड में नंबर है इसको डिवाइड करना है, यू विल गेट दिस मच ऑफ मोल्स। तो यहां पे मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा 6.02 into 10⁻23 particles is equal to 1 mole. That means 1 particle would be equal to 1 divided by this 6.02 into 10⁻23 mole. तो अगर मैं कहूंगा 2 particles कितने मोल्स होंगे, जब आपने 1 का निकाला है, अब आप जितने भी पार्टिकल्स के मोल्स निकालना चाहोगे आपको वो नंबर इसको ऐड करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा 2 पार्टिकल्स कितने मोल्स के बराबर होगा,
वो होगा 1 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 मोल। 3 पार्टिकल्स कितने मोल्स के बराबर होगा, यही नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 3। 4 पार्टिकल्स कितने बराबर होंगे, 1 डिवाइड बाई दिस इंटू 4 मोल। जितने भी अब पार्टिकल्स को मोल्स में तब्दील करना है वो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर 10 पार्टिकल्स कितने मोल्स के बराबर होंगे, 1 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 मोल। देखिए आप 1 पार्टिकल कितने मोल्स के बराबर है, 1 डिवाइड बाई दिस, और 1 के बगैर अब जितने भी पार्टिकल्स है अगर आप मोल्स में तब्दील करना चाहेंगे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। नाउ अगर 10 होगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 होंगे तो इंटू 11। अगर x होगा देयरफॉर x नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर x पार्टिकल्स होंगे तो x पार्टिकल्स तो वो किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई दिस इंटू x, तो x इंटू 1 मीन्स x डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। तो अगर आप यहां पे देखेंगे ये एक्चुअली यहां पे 1 इंटू 10 यहां पे 10 था, तो इसका मतलब जब आप पार्टिकल्स 10 पार्टिकल्स को इस नंबर से डिवाइड करते थे तो आपको मोल्स मिलते थे। तो इसका मतलब अगर आपके पास x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स, when we divide that x number of particles by this number we get moles of that, so x divided by this is equal to mole। तो इसका मतलब एक रिलेशन हमें मिलती है, अगर हम पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे, अगर हमें गिवन पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक रिलेशन यहां पे बनती है। फिर अगर मैं यहां पे लिखूं x के बदले में लिख सकता हूं आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे 1 2 3 10 100 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये हमें क्या देगा, मोल्स। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक रिलेशन हमें मिली यहां पे, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। तो रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, जो हमने यहां पे ऑब्टेन किए हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहेंगे कि वो भी आप देखें, मगर यहाँ पे हम ब्रीफ आइडिया देना चाहेंगे और कोशिश करेंगे फिर भी जो भी यहाँ पे कुछ रिलेशंस हमें मिलती हैं इस मोल कंसेप्ट से, वो भी मैं डिराइव करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो ये एक रिलेशन हमें याद रखनी है। तो इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, हमें कहा जाता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सिंपली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उसको डिवाइड करना है 6.02 इंटू 10⁻23 से, वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकालने के लिए ये रिलेशन आप इस्तेमाल करेंगे। ये एक रिलेशन जो आप यहाँ पे याद रखिएगा। नाउ एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये डेफिनेशन देखेंगे पहले से ही, मोल इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.02 इंटू 10⁻23 इस नंबर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट्स कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। सो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। सो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बदले हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इस रिलेशन के लिए आपको फिर इस तरह से भी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये भी आप याद रखिएगा। नाउ तो ये पहली डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है मोल की। नाउ दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, यहां पे मैं सोडियम की बात करूंगा, सोडियम की बात करूंगा, और मुझे इस सोडियम, ये जो सोडियम है इसका 1 मोल लेना है, 1 मोल लेना है मुझे। सोडियम के जो एटम्स हैं उनका 1 मोल लेना है। नाउ सिंपली हमें क्या करना है, अगर मैं इस सोडियम का एक एटम ले लूं दैट इज Na,
और मुझे अगर इस Na सोडियम का एटॉमिक मास पता होगा, दैट इज 23, तो इसका एटॉमिक मास है 23 AMU, याद रखिएगा 23 AMU। और इस 23 AMU अगर आप AMU के बदले ग्राम्स ले लेंगे, मतलब आप ले लेंगे 23 AMU के बदले ग्राम्स ले लेंगे, तो हमें पता है फिर ये सोडियम का बना ग्राम एटॉमिक मास, सिंपली इट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मुझसे कहा जाता है कि आप सोडियम एटम्स का 1 मोल ले, सोडियम एटम्स का 1 मोल मतलब हमें सोडियम एटम्स के इतने पार्टिकल्स लेने हैं, क्योंकि सोडियम एटम बहुत ही छोटा है तो इसके पार्टिकल्स गिनना बहुत ही मुश्किल है। तो एक और तरीका है, सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस सोडियम का मास देखना है, दैट इज 23 AMU। AMU के बदले सिंपली हमें ग्राम यहां पे लगाना है, दैट इज 23 ग्राम। और हमने पढ़ा है 23 ग्राम सोडियम का है ग्राम एटॉमिक मास, और यही ग्राम एटॉमिक मास जो है सोडियम का, ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल मतलब अगर हम 23 ग्राम सोडियम के लेंगे, अगर हम 23 ग्राम सोडियम के ले लेंगे, दैट मीन्स वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कौन है यहाँ पे, जिसका हमने मास लिया है, हमने किसका मास लिया है, सोडियम एटम का, तो यहाँ पे पार्टिकल होगा सोडियम एटम्स। तो एक चीज यहां पे क्लियर है कि अगर हम सोडियम का 23 ग्राम ले लेंगे, 23 ग्राम हम ले लेंगे, तो इसका मतलब हमने सोडियम का 1 मोल लिया है। 1 मोल मतलब 23 ग्राम में सोडियम के कितने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं फिर इस सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर है, बेशक। तो हम कहेंगे 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। नाउ एक और एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहूंगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मैं उन सबस्टेंसेस की बात कर रहा हूं यहां पे पहले जो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। एटॉमिक फॉर्म मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है, जैसे कि सोडियम, ये एक एटॉमिक सबस्टेंस है। इसी तरह से अगर मैं लिथियम लूंगा, यहां पे लिथियम, मेरे पास लिथियम है, और एक ये जो लिथियम भी है, ये भी एक एटॉमिक सबस्टेंस है। एटॉमिक सबस्टेंस मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसका है वो है एटम। तो अगर मुझसे ये कहा जाता है कि लिथियम का 1 मोल लीजिए आप, तो हमें क्या करना है, सिंपली मैं लिथियम यहां पे लिखूंगा। इस लिथियम का मास में देखूंगा, इट इज 7, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो है 7 AMU। अब AMU के बदले में ग्राम ले लूंगा, दैट इज 7 ग्राम। तो 7 ग्राम जो है वो लिथियम का हुआ ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास मैंने अभी कहा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब अगर हम लिथियम के सिर्फ 7 ग्राम्स ले लेंगे, तो इसका मतलब हमने लिथियम का 1 मोल लिया, तो 7 ग्राम ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल मीन्स इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल कौन होगा, जिसका आपने मास लिया है, क्योंकि आपने लिथियम एटम का मास लिया है, तो लिथियम एटम्स यहां पे इतने होंगे। तो फिर यहां पे एक और डेफिनेशन हमें मिलती है, सिंपली 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। किन सबस्टेंसेस के लिए, एटॉमिक सबस्टेंसेस के लिए, मतलब जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे, जैसे कि सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये एटॉमिक सबस्टेंसेस हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं। तो इनके लिए फिर हम एक और डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे, one mole
is equal to gram atomic mass. 1 mole is equal to gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास यहां पे मैं लिखना चाहूंगा फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस. एटॉमिक सब्सटेंस का मतलब यहां पे कि जो सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे. 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल 23 gram is gram atomic mass of sodium and is equal to 1 mole sodium. और ये किसके बराबर है? 1 मोल सोडियम के बराबर है. सिंपली. तो इस तरह से एक और डेफिनेशन हमने ली है. 1 मोल किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास. नाउ अब एक और डेफिनेशन यहां पे लिखना चाहेंगे. मैं इसको रब करने जा रहा हूं. अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, मतलब वो सब्सटेंस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं. चलो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. जैसे कि हमारे पास, आप समझो हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन, और हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज N2. ये N की फॉर्म में नहीं रहता है बल्कि N2 की फॉर्म में रहता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज N2 मॉलिक्यूल. तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है. और जो सब्सटेंस, जिन सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहते हैं. मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस. तो अगर हमें इस नाइट्रोजन का 1 मोल लेना पड़ेगा, सिंपली हमें क्या करना है? सिंपली तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज N2. इस N2 का हम मास देखेंगे, क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल है. इसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. और अगर आपको पता होगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14. चूंकि यहां पे 2 नाइट्रोजन है, देन इट इज मॉलिक्यूलर मास इज 28 AMU. तो हमें सिंपली क्या करना है? जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल लेना है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखना है, और इस मॉलिक्यूलर मास को सिंपली ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, दैट इज 28 ग्राम. तो 28 ग्राम फिर नाइट्रोजन क्या हुआ? अगर आपको याद होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और जो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर. 1 मोल के बराबर. तो जो 28 ग्राम है, 28 ग्राम इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन. और ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर. 1 मोल मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अब यहाँ पे पार्टिकल कौन होगा? जिसका आपने मास लिया है. आपने यहाँ पे मास लिया है N2 का. यहाँ पे पार्टिकल N2 होंगे, N2. और N2 को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या N2 पार्टिकल्स चलो लिखेंगे यहाँ पे, N2 पार्टिकल्स. तो N2 के इतने पार्टिकल्स होंगे सिर्फ 28 ग्राम में. तो अब हम कहेंगे जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए 1 मोल अब किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का. तो एक एग्जांपल मैंने दी है. एक और एग्जांपल चाहूंगा मैं. अगर आप इसी तरह से ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है, दैट इज O2. ये आप समझो मेरे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं. अगर आपको इसका 1 मोल लेना है तो सिंपली आप इसका मॉलिक्यूल यहां पे लिखेंगे, दैट इज O2. इसका मास देखेंगे, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 का फिर है 32 AMU. और अगर आपको याद होगा, ये इसका हो गया मॉलिक्यूल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे ग्राम्स में, दैट इज 32 ग्राम. और 32 ग्राम क्या हुआ इसका? ग्राम
मॉलिक्यूलर मास। और जो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल कौन होगा? जिसका आपने मास लिया है, दैट इज O2, O2 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब अगर आप सिंपली 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लीजिए, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, उस 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में 6.02 इंटू 10⁻23 O2 पार्टिकल्स होंगे या O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन अब हमें क्लियर हुई है, 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये डेफिनेशन हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहूंगा, for molecular substances, molecular substances, 1 mole is equal to gram molecular mass, gram molecular mass. For molecular substances 1 mole is equal to gram molecular mass. For atomic substances 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये एक और डेफिनेशन है। नाउ अब देखिए थोड़ा बहुत इसमें हम कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम सोडियम की बात करेंगे। और सी दूसरी रिलेशन बनाने के लिए अगर मैं सोडियम यहां पे ले लूंगा, क्योंकि सोडियम एक एटॉमिक सब्सटेंस है, तो यहां पे मैं क्या ये लिख सकता हूं 23 ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। अगर हम सोडियम के 23 ग्राम ले लेंगे, वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे, अगर हमसे कोई ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या लिखेंगे? पहले 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। पहले हम 1 ग्राम में देखेंगे, 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल्स होंगे? 1 डिवाइड बाई दिस 23 मोल, इसमें इतने मोल्स होंगे। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 बाई 23 मोल। देयरफॉर 10 ग्राम, अगर हमें कहा जाता है 10 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 23 इंटू 10 मोल, और वो नंबर इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 1 मीन्स 10 बाई 23 मोल। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, जब आपने 10 ग्राम दिए थे, जब आपने उसको 23 से डिवाइड किया तो आपने उसको मोल्स में तब्दील किया। यू गेट 10 बाई 23 मोल्स। 10 एक्चुअली क्या था? अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे, इट इज मास ऑफ सब्सटेंस, ये मास ऑफ सब्सटेंस था। इसको हमने डिवाइड किया है 23। अगर हम देखेंगे 23 क्या था? एक्चुअली 23 था एक ग्राम एटॉमिक मास। तो जब भी हम मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से, तो हम उसको मोल्स में तब्दील करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाई 23 क्या था? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे हमें क्या मिलेंगे? वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, याद रखिएगा। तो एक और डेफिनेशन अब नंबर ऑफ मोल्स की आई हमारे पास। अगर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दिया हुआ है, हमें उसको डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास से, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। या अगर ये हमने यहाँ पे एटॉमिक सब्सटेंस लिया था, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो वहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस ग्राम्स
डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक में एटॉमिक मास के बदले वहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं। आप अगर हम एक जनरल रिलेशन बनाना चाहेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। तो इस वजह से इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक और डेफिनेशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने दो रिलेशन यहाँ पे बनाए हैं। एक तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, उसको सिंपली डिवाइड करना है बाय 6.02 into 10⁻23 से। और अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी हमने देखा। तो एक और डेफिनेशन है, दैट इज फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। नाउ सी, एक और डेफिनेशन मैं यहाँ पे मोल की बताना चाहूंगा। मगर ये डेफिनेशन जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। गैसेस के लिए ये अप्लाई होती है, ये आप याद रखिएगा। 1 मोल किसके बराबर है, अगर हमारे पास कोई भी गैस होगी, कोई भी गैस, मगर और इस गैस का हमने वॉल्यूम जो लिया है, हमने गैस कितना लिया होगा, 22.4 लीटर। अगर हमने एक कोई भी गैस ली होगी, कोई भी गैस, मगर उस गैस का वॉल्यूम कितना लिया होगा, 22.4 लीटर। अगर उस गैस का प्रेशर होगा 1 atm, अगर उस गैस का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर और उसका प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गैस होगी फिर 1 मोल। तो ये गैस किसके बराबर होगी, 1 मोल। 1 मोल मीन इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। गैसेस के पार्टिकल्स को हम गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी गैस ले लेंगे, कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो और उस गैस का प्रेशर हो 1 atm, क्योंकि जब वो कंटेनर में होगी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और अगर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं 1 atm और किस टेम्परेचर पे अगर हम वो ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन दैट गैस वुड बी इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल मीन्स दैट वुड कंटेन अगेन 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स, और यहाँ 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो फिर एक और डेफिनेशन मोल की यहाँ पे हम अब लिखेंगे, 1 मोल फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस सब्सटेंस 1 mole is equal to 22.4 liter of gas, 22.4 liter of gas when pressure of gas is 1 atm and temperature of gas is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर गैस का प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं एसटीपी कंडीशंस। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मली हम गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी गैस होगी जिसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर और उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 1 atm, दैट वुड बी अगेन इक्वल टू 1 मोल। तो ये एक और डेफिनेशन है। तो हमने कुछ डेफिनेशंस जो यहाँ पे दिए हैं, उनमें पहली डेफिनेशन ये थी, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। दूसरी डेफिनेशन थी, फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। For molecular substances, 1 mole is equal to gram molecular mass, and for gaseous substances,
1 mole is also equal to 22.4 liters of gas at STP conditions, जो हमने यहाँ पे लिखी। नाउ तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं। तो अगर हम इसके लिए एक रिलेशन यहां पे लिखना चाहेंगे कि अगर हमें गैस दिया होगा तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकेंगे। यहां पे हम देखिए, तो इसी रिलेशन को हम पहले यूज करेंगे। हम कहेंगे 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट STP दैट इज इक्वल टू 1 मोल। सिंपल, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर मैं कहूंगा 1 लीटर ऑफ गैस एट STP कितने मोल्स के बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई दिस 22.4 मोल। तो अगर मैं कहूंगा 2 लीटर कितने मोल्स के बराबर होंगे, फिर जब आपने 1 का निकाला है, जो भी आप निकालना चाहोगे वो इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 लीटर ऑफ गैस एट STP किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2 मोल। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 बाई 22.4 मोल यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कहूंगा 3 लीटर ऑफ गैस एट STP कितने मोल्स के बराबर होगा, वो 3 बाई 22.4। अगर मैं कहूंगा 5 लीटर कितने ऑफ गैस एट STP किसके बराबर होगा, 5 बाई 24। तो अगर हम कहेंगे x लीटर, x मीन अननोन, जो भी वैल्यू होगा ऑफ गैस एट STP किसके बराबर होगा, फिर x को डिवाइड करना है 22.4 से, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये x क्या है एक्चुअली, अगर ये वॉल्यूम ऑफ गैस होगा एट STP, x इज एक्चुअली जैसे कि यहाँ पे 2 था 1 था, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP पता है, हमें उसको डिवाइड करना होगा 22.4 से। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक और रिलेशन थी जो हम इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है STP कंडीशंस पर, तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, हमें उस वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP को डिवाइड करना है बाई 22.4 से, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आप याद रखेंगे, और इन्हीं रिलेशंस पे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स। तीनों के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप प्लीज नोट कीजिए इसे। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे। देखिए, अगर पहले इस रिलेशन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in a substance which contain 10 raised by 24 particles। एक सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स हैं 10 raised by 24 पार्टिकल्स। हमें उस सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं। मोल्स कितने होंगे, फिर वो 10 raised by 24 पार्टिकल्स कितने मोल्स होंगे। तो सिंपल सी रिलेशन देखिए आप, सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप ये देखेंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, देखिए 6.02 इंटू 10 raised by 23। सिंपल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दैट इज 10 raised by 24, डिवाइड क्या करना है मुझे, 6.02 इंटू 10 raised by 23। नाउ सिंपली अगर आप यहां पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 raised by 24 डिवाइड बाई दिस, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 इंटू दिस, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मैंने अब ये किया क्यों, इसका एक रीजन है। अब आप ये समझो कि चूंकि ये 10 raised by 24 है, ये 10 raised by 23 है, तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या सिंपली करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा 6.02 से,
जब आप 1 को डिवाइड करोगे 6.02 से, इट विल कम आउट टू बी 0.166, इसके बराबर आएगा, ये आप देखिएगा। तो वहां पे अब क्या बचता है, 10⁻24, और ये 10⁻23 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। इसका साइन जो होगा 23 का, ये चेंज होगा। नाउ अब व्हेन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। अब 24 में से 23 चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, 0.166 इंटू 10⁻1 है ना। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो सिंपली इट विल कम आउट टू बी 1.66 मोल्स। तो ये इसका आंसर होगा। बड़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, और मैंने कोशिश की कि आप ये रिलेशन कैसे इस्तेमाल करोगे। नाउ एक और न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे, ये इस रिलेशन के बारे में मैं सिंपल एक आइडिया दे रहा हूं कि आप कैसे इन फॉर्मूलेज को इस्तेमाल करोगे, और सिंपल आइडिया है इन टॉपिक्स की पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक और न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर लिखा है, अगर न्यूमेरिकल इस तरह से, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 grams ऑफ सोडियम। 46 grams ऑफ सोडियम है, इसमें हमें निकालना है कि ये कितने मोल्स हैं। तो यहाँ पे जनरली गिवन होगा, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। तो इसका मतलब हमें मास दिया हुआ है 46 ग्राम्स हमें दिए हुए हैं, हमें मोल्स निकालने हैं, तो ये वाली रिलेशन निकालनी इस्तेमाल करनी है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, सिंपली सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय, क्योंकि ये सोडियम है, हम यहाँ पे नीचे ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, या हम सिंपली लिख सकते हैं मोलर मास। मोलर मास मतलब इसके एक मोल का मास कितना होता है, दैट इज मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मतलब अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, मोलर मास इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, और हम ये ग्राम्स में लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। नाउ अब देखिए मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स कितना है, 46 डिवाइड बाय इसका मोलर मास। अगर आपको पता होगा, मैंने अभी बताया आपको, अगर आप सोडियम इसका 1 मोल लेना चाहेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो एटॉमिक मास है वो ग्राम्स में लेना है, दैट इज 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम इसका 1 मोल है, तो सिंपली तो यहाँ पे इसका मोलर 23 ग्राम इसका 1 मोल है, तो इसका मतलब 23 ग्राम इसके 1 मोल के बराबर है। तो इसका मतलब 23 ग्राम जो है ये इसका मोलर मास है। तो यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। मैं यहाँ पे फिर कहने जा रहा हूँ ये कि मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, या आप सिंपली लिखिए ग्राम एटॉमिक मास। सो 23 1s 2s दैट मीन्स 2 मोल, इसका आंसर हमें मिलेगा 2 मोल्स। तो ये एक और न्यूमेरिकल है। नाउ एक और न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ पे मैं ये इन रिलेशंस को कोशिश करूंगा समझाने की। अगर एक calculate number of moles in 11.2 liter of gas at STP। एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर, हमें इसके मोल्स निकालने हैं, तो ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशंस पर डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना है, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, that means 0.5, 1/2 means 0.5 moles, इसका आंसर। तो इसका मतलब 11.2 लीटर ऑफ गैस एट
एट STP अगर हमारे पास है तो इसका मतलब उस गैस का हमारे पास हाफ मोल वहां पे मौजूद है। तो ये था किस तरह से हम डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं और कैसे मोल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नाउ सी, अब मैं कुछ और यहाँ पे मोल के बारे में बताना चाहूंगा। हमने जनरली यहाँ पे दो सबस्टेंसेस की बात की है, एक तो एटॉमिक सबस्टेंस एंड द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस। कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयोनिक सबस्टेंसेस या आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स में हमारे पास न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है और न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में एटम है और न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम वो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम मोल कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका वन मोल क्या होता है। नाउ इसके लिए हमें एक और चीज यहाँ पे समझनी होगी कि आयोनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बल्कि एटम्स के बदले जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन्स होते हैं। आयन्स, कोई पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन, इस तरह से। तो अगर आयन्स है तो इसके लिए हम कैसे इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, देखिए आप। एक्चुअली अगर हमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड है और उस आयोनिक कंपाउंड का वन मोल लेना होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट पता होना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड के लिए हम एटम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट। ना अब फार्मूला यूनिट एक्चुअली क्या है, फार्मूला यूनिट में इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, इसके आप समझो डिफरेंट डायरेक्शंस में नेगेटिव आयन्स होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव आयन बहुत सारे नेगेटिव आयन्स के साथ होता है। और इसी तरह से जो ये नेगेटिव आयन है ये भी पॉजिटिव आयन जो है डिफरेंट पॉजिटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेगा। एक तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो इसका मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जो है, इस आयनिक कंपाउंड में एक आयन सिर्फ एक ही आयन के साथ एक्चुअली अट्रैक्शन में नहीं होता है, बल्कि ये पॉजिटिव आयन इसके साथ भी अट्रैक्शन में है, ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन में है, ये पॉजिटिव आयन इसके साथ भी, इसके साथ भी, और भी आयन के साथ अट्रैक्शन में है। तो अगर हम सिर्फ दो ले लेंगे, यहां पे सिर्फ दो ले लेंगे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव को, इन दो के दरमियान यहां पे, इन दो के दरमियान ही यहां पे अट्रैक्शन नहीं होती है, और ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और फ्रीली एग्जिस्ट होना जरूरी है फॉर ए मॉलिक्यूल। और यही वजह है कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बहुत सारे नेगेटिव आयन्स के साथ होता है, और एक नेगेटिव आयन बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स के साथ होता है। तो अब हम क्या यहाँ पे करते हैं, आप समझो हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं और बहुत सारे नेगेटिव आयन्स हैं। हम ले लेंगे, लेट ये जो पॉजिटिव आयन है वो हम सोडियम को ले लेंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है दैट इज Cl नेगेटिव। दो तरीके हैं, चाहे हम पूरा क्रिस्टल लें या इसकी यूनिट सेल लें। यूनिट सेल मतलब एक क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो अगर हम रिपीट करेंगे तो वो पूरे क्रिस्टल को बनाएगा। क्रिस्टल का छोटे से छोटा हिस्सा
जो अगर रिपीट होगा तो वो पूरे क्रिस्टल को बनाएगा। उस छोटे से छोटे हिस्से को हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे यूनिट सेल लाएंगे या पूरा क्रिस्टल लेंगे, दोनों तरीकों से फार्मूला यूनिट एक ही तरह की होगी, एक ही तरह की आएगी। नाउ सी कैसे। आप समझो मेरे पास एक पूरा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं, बहुत सारे नेगेटिव आयन हैं। लेट यहाँ पे पॉजिटिव आयन है 1000, और जब आप यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन इसी क्रिस्टल में देखोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड यहाँ पे Cl नेगेटिव भी 1000 ही होंगे। ये मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब इस क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन 1000 के रेशियो में है। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूं, इसका मतलब 1000 के साथ है, तो इसका मतलब है 1 इज विथ 1, 1000 इससे सिंपल में भी बना सकता हूं 2 0.5 ये भी इससे देखिए 1000 इज टू 1000 ये रेशियो भी है। 1000 से छोटा भी हम अगर हम इस तरह से देखेंगे 10 100 और 10 100 तो पहले रेशियो था 1000 इज 1000, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 100 इज टू 100 भी आएगा, मतलब 1 इज टू 1 भी आएगा, 0.5 इज टू 0.5 भी आएगा। अगर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे, मगर वो सिंपलेस्ट रेशियो जो होल नंबर्स में है, ये होल नंबर में नहीं है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये है। और अगर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का इस क्रिस्टल में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखेंगे, दैट इज 1:1, मतलब ये 1 है, सोडियम 1 है, Cl 1 है। तो इस रेशियो से हम एक फार्मूला बनाएंगे, दैट इज NaCl। एक्चुअली ये जो NaCl है, ये NaCl एक्चुअली it does not represent the molecule of this crystal. It simply represent that in this crystal the sodium and chloride ions do have simplest whole number ratio and that is 1:1, क्योंकि सोडियम एक है, Cl एक है। तो वो फार्मूला जो रिप्रेजेंट करती हो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसी फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, फार्मूला यूनिट। So what is formula unit? Formula unit is the formula which represents the simplest whole number ratio between oppositely charged ions in the crystal, in the ionic crystal. तो यही वजह है हम सोडियम क्लोराइड की फार्मूला जो हम लिखते हैं, that is NaCl। और NaCl को हम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं, NaCl को हम ऑलवेज क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। क्योंकि फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं, ये वो फार्मूला है जो सिंपली रिप्रेजेंट, सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, दैट इज 1:1। नाउ थोड़ा इसको और समझाने की कोशिश में करना चाहूंगा। एक और आयनिक कंपाउंड ले लेंगे ताकि इसको क्लियर हो जाए आपको। आप समझो मैंने एक आयनिक कंपाउंड लाया है कैल्शियम फ्लोराइड, और आपको इसकी फार्मूला यूनिट बनानी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका क्रिस्टल देख रहे हैं और इस क्रिस्टल में Ca डाई पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, बहुत सारे, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इनके दरमियान अट्रैक्शन है, और एक पॉजिटिव आयन सिर्फ एक ही नेगेटिव आयन के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयन्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं। तो आप एक पूरा क्रिस्टल देख रहे हैं और आपको इस आयनिक क्रिस्टल, ये जो आयनिक क्रिस्टल है, इसकी फार्मूला बनानी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप क्रिस्टल ले रहे हैं, आप देखेंगे इसमें कैल्शियम आयन्स कितने हैं, लेट इसमें कैल्शियम आयन्स और फ्लोराइड आयन्स आप देख रहे हैं, इसमें आपको कैल्शियम आयन्स मिल रहे हैं लेट 50, और जब आप इसको फ्लोराइड आयन देखेंगे दैट वुड बी डबल देन दिस, दैट इज 100। तो इसका मतलब इनके दरमियान जो रेशियो है, एक क्रिस्टल में 50 है लेट 100। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर जो भी फ्लोराइड आयन्स होंगे वो कैल्शियम आयन्स के मुकाबले में दुगना डबल होंगे वहां पे। नाउ लेट कैल्शियम आयन 50 एंड इट्स 100, और अगर मैं
इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताऊं, दैट इज 51 आर, 2 आर, दैट मीन्स 1:2। इससे भी सिंपल रेशो बन सकता है, बट दैट वुड बी नॉट होल नंबर रेशो, क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन में आएगी, जैसे कि 2 0.5 आर, 2 1 आर। तो आपको इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखना है, दैट इज 1:2। तो इसी रेशो से आपको फार्मूला बनानी है। इसका मतलब कैल्शियम 1 है, फ्लोरीन 2 है। तो आप ये फार्मूला बनाई। एक्चुअली ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, कैल्शियम और फ्लोराइड आयन के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और इस फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। इट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। सो याद रखिएगा, CaF2 इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, बट इट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट वो फार्मूला होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूला यूनिट इज ए फार्मूला which represents simplest whole number ratio between oppositely charged ions in an ionic compound. Now, अब हमें इस पे मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है। देखिए आप, अगर मैं यहां पे आप फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड की आप बात करूंगा, फिर से सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट भी जिसको हम कहते हैं, ये फिर इसका फार्मूला यूनिट है। और मुझसे ये कहा जाता है इसका 1 मोल नहीं, तो मैं 1 मोल कैसे ले लूंगा? सिंपली हमें क्या करना है, NaCl जो है इसका मैं पहले मास देखूंगा। सोडियम का मास अगर आपको याद होगा दैट इज 23, और क्लोरीन का मास है दैट इज 35.5। तो अगर हम सम करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 58.5 AMU। और ये जो मास है 58.5 AMU, ये NaCl का है। NaCl को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट के मास को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड फार्मूला मास। याद रखिएगा आप, इट इज कॉल्ड फार्मूला मास, इट्स कॉल्ड फार्मूला मास। और अगर आप इस फार्मूला मास को ग्राम्स में ले लीजिए, दैट इज 58.5 ग्राम्स, दैट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, और ये ग्राम फार्मूला मास भी 1 मोल के बराबर होती है। इसका मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड का ले लेंगे 58.5 ग्राम, दैट इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास, और ग्राम फार्मूला मास किसके बराबर है? 1 मोल। 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। देखिए आप, अब मसला है पार्टिकल यहाँ पे कौन होगा? पार्टिकल वही होगा जिसका आपने मास लिया। आपने किसका मास लिया? आपने सिर्फ Na का मास मत लिया, आपने सिर्फ Cl का ही मास नहीं लिया, बल्कि आपने पूरे NaCl का मास लिया है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, पार्टिकल वही होगा जिसका आपने मास लिया। आपने मास लिया NaCl का, तो यहाँ पे पार्टिकल NaCl होगा। और चूंकि NaCl को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, तो यही वजह है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट वुड हैव 6.02 × 10⁻23 NaCl फार्मूला यूनिट्स। तो इस तरह से हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं मोल कंसेप्ट टू दिस आयनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हमने मोल कंसेप्ट को आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी यहाँ पे अप्लाई किया। तो आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। थोड़ा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने की। देखिए तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है या हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपली अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है क्योंकि ये एक से ज्यादा एटम्स का बना है, दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड। और अगर मैं इस ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लूं, एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, और उसमें ये देखूं कि जो उसमें डिफरेंट एटम्स हैं, जो डिफरेंट एटम्स हैं वो कितने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लोगे तो वहां पे आप देखोगे जो कार्बन एटम्स हैं दैट इज 6
H एटम्स 12 हैं और ऑक्सीजन एटम्स 6 हैं। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। अगर आप वो फार्मूला ग्लूकोज मॉलिक्यूल की लिख रहे हैं जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली जो डिफरेंट एटम्स हैं वो कितने हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होती है विच represents exact number of various atoms, which represents exact number of various atoms in a molecule, in a molecule of a compound. एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर कितना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर लिखूं, इट रिप्रेजेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल molecular formula of glucose is C6H12O6। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। नाउ इसी तरह से अगर मैं ये बताऊं, क्या ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, अगर हम बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन एक कंपाउंड है, अगर मैं ये बताऊं कि इसके एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं वो एग्जैक्टली कितने हैं, आप देखेंगे इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो फिर ये बन गई फिर बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? तो इसी तरह से अगर हम इथेन ले लेंगे, इथेन एक कंपाउंड है और अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो है कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6, दैट इज इथेन। सो ये फिर इथेन की क्या बन गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। क्लियर? नाउ अब इसी के साथ एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है? एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि जो भी ये मॉलिक्यूल है इसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखेंगे ग्लूकोज के, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो ये किस रेशियो में एग्जैक्टली यहां पे है, 6:12:6। तो अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो इसका बनाऊं, यहां पे सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर रेशियो, 6:1 6:2 6:1, इससे छोटा भी बन जाएगा मगर वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। फ्रैक्शन में हमें जरूरत नहीं है, हमें होल नंबर में चाहिए। तो अगर हम देखेंगे होल नंबर में हमें क्या मिला, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के अब 2, H2 यहां पे है और ऑक्सीजन का 1, इस तरह से। तो हमने ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज थी, अगर हम ये बताएं कि इसके डिफरेंट एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, अगर हम ऐसी फार्मूला इसकी बनाएं जो फार्मूला ये दिखाती हो कि इनके डिफरेंट एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। सो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? इट इज द फार्मूला which represents
simplest whole number ratio, which represents the simplest whole number ratio between various atoms in a molecule of a compound. ठीक है. Now अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके दरमियान रेशियो क्या था 6:6. अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताऊं दैट इज 1:1, क्योंकि इससे छोटा बन जाएगा बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो इसका मतलब 1:1 मतलब C अब 1 H1. तो ये जो फार्मूला बनी बेंजीन की, ये हम कहेंगे इट इज एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन. सो CH इज एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन. एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करती हो कि इसके डिफरेंट एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है. नाउ यहां पे देखिए आप, यहां पे अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला देखेंगे दैट इज C2H6, तो मतलब रेशियो क्या यहां पे पहले से था 2:6. अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखेंगे दैट इज 2 1s are 2 3s are, दैट मीन्स 1 के बदले C, 3 के बदले CH3. तो CH3 फिर इथेन की बनी empirical formula. So what is empirical formula? It is a formula which represents the simplest whole number ratio between various atoms in a molecule of a compound. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा it represents simplest whole number ratio between various atoms in a molecule of a compound. एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो जो है होल नंबर रेशियो है वही रिप्रेजेंट करती है एम्पिरिकल फार्मूला. नाउ तो मुझे उम्मीद है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला समझ आया होगा. थोड़ा और इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे. देखिए, तो अगर मैं यहां पे लिखूं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पे मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूं, फॉर एग्जाम्पल चलो यहां पे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, लेट वी हैव, जो फर्स्ट मैंने ग्लूकोज लिखा था, ग्लूकोज जो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला थी जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स दैट इज C6H12O6. तो अगर हम इसकी एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे, अगर इसके डिफरेंट एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखेंगे दैट इज 1:2:1, दैट इज CH2O. ये बन गई इसकी एम्पिरिकल फार्मूला. इसी तरह से एक और लिया था मैंने बेंजीन, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6. तो इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है 1:1, दैट इज CH. ठीक है. तो इसी तरह से थर्ड वन मैंने लिया था इथेन, तो दैट इज C2H6. तो अगर मैं इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखूं दैट इज 1:3, दैट मीन्स 1:3 मीन्स CH3. ये बन गई इसकी एम्पिरिकल फार्मूला. चलो फोर्थ वन में लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूंगा वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, या डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो क्या है दैट इज H2O. इसके एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम. तो इसके बीच में जो रेशियो है वो इज 2:1. तो यहाँ पे रेशियो है 2:1. तो अगर हम इसे सिंपल बनाएंगे दैट इज 2 1s are 2 0.5. तो ये फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा. हमें इन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला है. तो ये यहां पर हम इससे सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बना सकते हैं. अगर हम इससे सिंपलेस्ट रेशियो हम बना सकते हैं मगर वो होल नंबर में नहीं रहेगा. तो वाटर में जो रेशियो है दैट इज 2:1, ये पहले से ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है. तो इसका मतलब इसकी एम्पिरिकल फार्मूला भी यही आएगी H2O. ठीक है. नाउ देखिए आप यहाँ पे बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे,
आप समझो कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस इंपेरिकल फार्मूला से अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहेंगे तो सिंपली आपको क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था 6 से। तो मैं ये क्या ये कह सकता हूं, जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज की, इट इज 6 टाइम्स द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस ग्लूकोज। अगर हम इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए आप यहाँ पे, जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला थी और इसकी इंपेरिकल फार्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करने से ये हमें फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे एक डेफिनेशन हम देना चाहेंगे, तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पर भी इंपेरिकल फार्मूला भी मतलब 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं फिर, एक्चुअली जो इंपेरिकल फार्मूला होती है या और इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनके दरमियान एक रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली होती है इंपेरिकल फार्मूला की इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला सेम होती है, कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला की मल्टीपल होती है, मतलब 2 टाइम्स द इंपेरिकल फार्मूला, 3 टाइम्स द इंपेरिकल फार्मूला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, molecular formula of a compound is integral multiple of its empirical formula। मतलब अगर आप देखेंगे, हर किसी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, वो इंपेरिकल फार्मूला की एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है। वो उस इंपेरिकल फार्मूला की या 2 टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला होगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, 4 टाइम्स दैट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एंड सो ऑन, जो यहाँ पे मैंने लिखा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट इज इंपेरिकल फार्मूला। और यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला is in fact equal to empirical formula into n। और n का वैल्यू क्या हो सकता है, कम से कम n का वैल्यू हो सकता है 1। मतलब या कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला सेम होगी, वहीं पर n का वैल्यू 1 होगा। कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला के 2 टाइम्स हमें मिलेगी, मतलब उसका वहां पे n का वैल्यू 2 होगा एंड सो ऑन। सो एक और फार्मूला यहाँ पे हमें मिली, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सिंपली इंपेरिकल फार्मूला इनटू n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। क्लियर। एक और चीज आप याद यहाँ पे रखिएगा, इससे हम एक और रिलेशन यहाँ पे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मास इंटू n। ये हम न्यूमेरिकल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इससे आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मास इंटू n। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को हम सिंपली मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के बदले हम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मास इंटू n भी लिख सकते हैं। ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। नाउ देखिए आप, अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन निकाली है। तो इसका मतलब अगर हम कहीं से इंपेरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे, अगर हम इंपेरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे और अगर हमें कहीं पे n का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, तो हम उस कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या होगा। तो इसी के बारे में हम अब एक टॉपिक इसके रिलेटेड यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट दिस इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आप इसको भी नोट कीजिए प्लीज।
जब भी हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं या हम कैसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है कि सबसे पहले हम जो भी हमारे पास कोई कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो पहले हम प्यूरिफिकेशन इसकी करते हैं और प्यूरिफिकेशन से हमें एक प्योर कंपाउंड मिल जाता है, प्योर कंपाउंड। तो हमें अब प्योर कंपाउंड मिल गया यहाँ पे। नाउ अब उसके बाद हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है इसकी फार्मूला ये है या इसका मास ये है। तो ये हम कैसे देखते हैं। तो जो ही अगर हम कोई नया कंपाउंड देखेंगे, इसको सबसे पहले हम प्यूरिफाई करते हैं और इस प्यूरिफिकेशन के बाद इस प्योर कंपाउंड के लिए हम दो एनालिसिस करते हैं। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी एनालिसिस होते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जो एक प्योर कंपाउंड है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, सिर्फ इतना ही देखते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हम वो देख रहे हैं तो इसका मतलब हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अगर कार्बन है, ये कार्बन है, इसकी परसेंटेज कितनी है इसमें, लेट कार्बन की परसेंटेज है फॉर एग्जांपल इट इज 50%। तो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, फॉर एग्जांपल लेट हाइड्रोजन है 10% फॉर एग्जांपल। तो अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ये हुआ 60, दैट मींस इट शुड बी 40%। तो जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस परसेंटेज में वहां पे मौजूद है, तो इसका मतलब हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो जब हम ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, हम एक तो ये पता करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और कौन एलिमेंट कितना मौजूद है। इसी से हम इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो इसी से हम इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं और उसी इंपेरिकल फार्मूला से फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम फिर इस्तेमाल करते हैं उस कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नाउ यही इंपेरिकल फार्मूला अब हम कैसे निकालते हैं, ये में इसी पर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। नाउ सी, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं जो हमें हेल्प करेगा। ये इंपेरिकल फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट, इस तरह से लिखिए, डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड which contains 75% carbon and 25% hydrogen, given atomic mass of carbon is 12 AMU and hydrogen is 1 AMU and atomic mass of hydrogen is 1 AMU. Now atomic mass of hydrogen is equal to 1 AMU. तो ये हमारे पास एक सिंपल सी न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, सोल्यूशन याद रखिएगा आपको।
सबसे पहले यहाँ पे आप एक टेबल एक बनाएंगे, यहाँ पे आप एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट कौन दिया हुआ है, और जो ये एलिमेंट है इनका एटॉमिक मास यहाँ पे लिखेंगे, एटॉमिक मास। एक दूसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद परसेंटेज देखेंगे, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज, और यहाँ पे आप निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर है, ये आप याद रखिएगा, दैट इज परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। और इसके बदले सिंपलेस्ट रेशियो यहां पे लिखना है, और यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एक और कॉलम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है थोड़ा। अब मैंने एक दो जब आप न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे तो आप खुद ब खुद ये याद रखेंगे, याद हो जाएगा ये। तो ये देखिए आप, मैंने डिफरेंट कॉलम्स बनाए यहाँ पे। सी अगर हम जो न्यूमेरिकल यहाँ पे है, दैट इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन 75% कार्बन। तो यहाँ पे एलिमेंट दो है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास दिया है दैट इज 12 और हाइड्रोजन का मास है 1। परसेंटेज अगर आप देंगे कार्बन की दैट इज 75% और इसका है 25%। देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, सिंपली परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज कितनी है इसकी 75, एटॉमिक मास कितना है 12, और अगर इसके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे दैट इज 25 डिवाइड बाय 1। क्लियर? नाउ अगर हम इसको अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे दैट इज 6 are 72.25। तो यहाँ पे आएगा 6.25, 25 को 1 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 25। तो ये हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बने। तो अब जब हमने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं, अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, यही हमें दोबारा इसमें लिखनी है, दैट इज 6.25 और 25 इसमें। मगर इन दो को डिवाइड करना है, इन दो में से सिर्फ एक से, वो कौन होना चाहे जो सबसे छोटा हो। देखिए ये 6.25 है, ये 25, इन दो में से छोटा कौन है 6.25। 6.25 को डिवाइड करो, दोनों को 6.25 से आप डिवाइड कीजिएगा। नाउ 6.25 डिवाइड बाय 6.25 दैट इज इक्वल टू 1। 6.25 1 is 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो इसका मतलब जो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे निकला हमें, मैं फिर क्या यहाँ पे मैं पहले रिपीट करना चाहूंगा। पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास, परसेंटेज, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, दैट इज परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। और उसके बाद हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है, जो भी यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आए वो यहाँ पे लिखना है, फिर इन दो को डिवाइड करना है उस नंबर से, इन दो में से जो सबसे छोटा होगा। तो इन दो में से छोटा है 6.25, 6.25 से हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो इसके बदले 1 आया, इसके बदले 4। तो इसका मतलब 1 के कौन है यहाँ पे, कार्बन। तो कार्बन मतलब 1, हाइड्रोजन कितने आए 4, इसका मतलब हाइड्रोजन 4। तो ये बन गई इसकी इंपेरिकल फार्मूला। देयरफॉर इंपेरिकल फार्मूला जो होगी दैट वुड बी CH4। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हमने इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया। नाउ अब यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे इनफैक्ट जरूरत नहीं है, मगर कभी कभी हमें ये जरूरत पड़ जाता है ये कॉलम। तो ये कब पड़ जाता है, तो उसके लिए एक्चुअली यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वहां पे जो ये हमें आया था 1 और ये आया था 4, ये आया था 1 और ये आया था 4,
फॉर एग्जाम्पल अगर इस 1 के बदले यहाँ पे आ जाता 1.5 और ये आ जाता 4, तो फार्मूला क्या बन जाती, C1.5H4 इस तरह से। पर हमें पता है जो इंपेरिकल फार्मूला होती है, इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन अपोजिटली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, अगर आपको याद होगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में मत है। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है कि आपको इस 1.5 जो है इसको किसी छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर में आ जाए, और जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर में आ जाए, जो छोटे से छोटा नंबर है दैट इज 2। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 3, और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है फिर 8। तो उस वक्त फिर इंपेरिकल फार्मूला ये बन जाएगी। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई कि अगर यहाँ पे 1.5 आ जाता और यहाँ पे 4, तो इंपेरिकल फार्मूला C1.5H4 नहीं रहता फिर, क्योंकि हमें इनके दरमियान जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपलेस्ट होल नंबर में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में कैसे आ जाएगा, इस 1.5 को आपको क्या करना है, किसी छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर में आ जाए। छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मगर जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपेरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, और इंपेरिकल फार्मूला के लिए जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया। और फिर ये इंपेरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला। नाउ अब इसके बाद एक और टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज इसको भी नोट कीजिए। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं चाहूंगा एक एग्जांपल दूं, तो उसी के साथ हम डेफिनेटली ये समझ पाएंगे। अगर मैं एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखूं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, याद रखिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ और ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, O 2 है, ऑक्सीजन एटम्स 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है देखिए आप, ये एक तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इसका मतलब है अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, इसका एक्चुअली इट स्पीक समथिंग। इस केमिकल इक्वेशन का मतलब है अगर एक एटम कार्बन होगा, एक एटम कार्बन अगर कंबाइन होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, वन कार्बन एटम कंबाइन्स विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स, चूंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली ये केमिकल इक्वेशन एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विच इज one atom of carbon combines with one molecule of oxygen, it gives one molecule of carbon dioxide। या तो हम इस तरह से लिखेंगे one atom of carbon combines with one molecule of oxygen and it gives
1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्चुअली ये केमिकल इक्वेशन बताती। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल्स में बात की, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स इनके सामने हैं, आप इनको एज मोल्स ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन combines with 1 mole of oxygen, and it gives 1 mole of carbon dioxide. क्योंकि 1 mole of carbon combines with 1 mole of oxygen and it gives 1 mole of carbon dioxide. तीसरा पॉइंट, क्योंकि अगर मैं कहूं 1 mole of carbon, 1 mole of carbon, अगर आपको याद होगा कार्बन का मास है 12, तो इसका मतलब 1 mole of carbon means 12 grams of carbon. 12 grams of carbon combines with 1 mole of oxygen. अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मोल ले लूं, 1 मोल ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? That is 32 grams. 32 grams of oxygen. और ये कितना देगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कहूंगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना, उसका मास कितना होगा? सिंपली आपको इस मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में लेना है। कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे का भी 16, दैट मीन 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इट टेल्स अस दैट 1 atom of carbon combines with 1 molecule of oxygen, it gives 1 molecule of carbon dioxide, or 1 mole of carbon combines with 1 mole of oxygen, it gives 1 mole of carbon dioxide. Yeah, 12 grams of carbon, that is 1 mole, combines with 32 grams of oxygen, that is 1 mole of oxygen, and gives 44 grams of carbon dioxide. तो एक्चुअली अगर मैं ये कहूं फिर 12 grams of carbon अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा? 44 ग्राम। नाउ एक सिंपल सा आइडिया है, अगर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, इस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? दे रहा है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, और हमें 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो अगर हमारे पास सिर्फ 6 ग्राम ऑफ कार्बन होता, मतलब इसका हाफ, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाता? डेफिनेटली इसका हाफ। दैट मीन्स यहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नाउ सिंपली मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे ये पता होगा कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इसके 6 ग्राम ले लूं और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करूं जितना उसको जरूरत होगा, तो जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा दैट वुड बी 22 ग्राम ही। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये एक रिलेशन एक्चुअली प्रोवाइड करती है, एक रिलेशनशिप यहां पे दिखा रही है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, या रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान, और वो भी क्वांटिटेटिव फॉर्म में। मतलब क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी के फॉर्म में, मतलब 12 ग्राम 44 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 6 ग्राम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा। ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब अगर मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाएगा? 44 ग्राम। अगर मैं 6 ही कहूंगा मेरे पास कार्बन है और मैं इसको उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हूं जितना उसको जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाएगा? 22 ग्राम ही। तो कार्बन की क्वांटिटी पता होने पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बता सकता हूं कि कितना मिल जाएगा मुझे। और ये मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इनके दरमियान ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये इनके दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है।
दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ atoms, molecules, moles, masses, volumes, and that quantitative relationship is called, that's called stoichiometry. So stoichiometry is simply the quantitative relationship. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा the quantitative relationship, the quantitative relationship between reactants and products in terms of moles, molecules, masses, etc. is called stoichiometry. That's called stoichiometry. तो एक्चुअली जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिफरेंट रिएक्टेंट्स के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स के दरमियान या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है. उसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इससे सिंपल एग्जांपल, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा. मैं यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम डिकम्पोज करेंगे इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहले ये बैलेंस आपको करनी है, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है. तो इसका मतलब है वन यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 unit of calcium oxide and 1 unit of कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है. यहाँ पर भी नहीं है, तो 1 1. तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 यूनिट ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही भी 1 यूनिट ही मिलेगा. या अगर आप इन टर्म्स ऑफ मोल ले लेंगे तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives 1 mole of calcium oxide and 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 मोल अगर आपको पता होगा, 1 मोल किसके बराबर होगा, आपको इसका मास ग्राम्स में लेना है, दैट इज 100 ग्राम. अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का, तो इसको ऐड करके आपको आएगा ये 100 ग्राम. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसका मास हमें ग्राम्स में लेना है, दैट विल कम आउट टू बी 56 ग्राम्स, और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर आप 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज कर रहे हैं तो यू विल गेट 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. देखिए आप, अगर आप सिर्फ 50 ग्राम्स ही डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन जाएगा, 28 ग्राम्स ही. आप ये कैसे कह रहे हैं कि 50 ग्राम्स में से 28 मिल जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप जो क्वांटिटी की फॉर्म में है, वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान है, या रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान है, या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के दरमियान है, उसी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. तो ये था एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री. नाउ तो इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, हमें पता है कि एज पर दिस रिएक्शन 100 ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना देता है, फॉर द 56 ग्राम. अगर मैं कहूंगा 50 ग्राम कितना देगा, फिर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो आप इजिली कह सकते हैं 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है. तो मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया, तो आपने मास कैल्शियम ऑक्साइड का हमें मास बताया. तो ऐसे जब आप अगर आपको मास दिया होगा किसी भी रिएक्टेंट का, और आप किसी प्रोडक्ट का मास बता सकते हैं कि वो कितना निकलेगा, वो कितना बन जाएगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं मास मास रिलेशनशिप. मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप. ठीक है. तो या अगर मैं यहाँ पे
रिएक्टेंट का मास दे दूं तो आप ये भी बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम मिल जाएगा एक एसटीपी। तो मैं यहाँ पे अगर मास दे दूंगा तो आप वॉल्यूम में बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसलिए आप वॉल्यूम में भी बता सकते हैं। तो जब यहाँ पे मास में दिया होगा तो आप वॉल्यूम में वहां पे बता रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर इस तरह की रिएक्शन है कि वहां पे रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में है, तो वहां पे अगर आपको वॉल्यूम दिया होगा एसटीपी कंडीशंस पर, तो आप प्रोडक्ट भी एसटीपी कंडीशंस पर बता सकते हैं कि वो कितना मिल जाएगा। तो ऐसे जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो प्रोवाइड करती है, मगर कौन इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रोवाइड करती हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, वॉल्यूम्स, मॉलिक्यूल्स, इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। नाउ देखिए एक और यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा और इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अब एक और यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखना चाहूंगा H2+O2, और आप समझो रिएक्शन हो रही है और वाटर बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बैलेंस करना है, तभी आप ये बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वहां पे क्या है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे एक तो ट्वाइस, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आ गए तो इट मीन्स 2। तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल में ही है, इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, या जरूरी नहीं आप मॉलिक्यूल्स में बात करें, आप इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen and it gives 2 moles of water। और चूंकि हमें पता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर होता है, तो 2 मोल मीन्स 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen, that is 32 grams of oxygen, and it gives 2 mole, that is 36 grams of water। Now see, तो यहां पे 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होंगे कंप्लीटली विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वी विल गेट 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे ये कहा जाता है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया जाता है और हमें इसको मिलाना पड़ता है 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से, और हमसे ये पूछा जाता है कि वाटर कितना मिल जाएगा। देखिए हमें पता है कि 4 ग्राम 32 ग्राम से ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली 4 ग्राम इसके 32 से ही मिल जाएंगे। जब 32 से मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब 4 ग्राम 32 से मिलते हैं तो यहाँ पे वाटर कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी 36 ही बन जाएगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर। मगर चूंकि यहाँ पे 35 दिया हुआ था तो हमें चाहिए थी 32, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कुछ ग्राम यहाँ पे बच जाएंगे, दैट इज 3 ग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कुछ ग्राम बच जाएंगे। अगर हम इस डाटा को आप देखेंगे, अगर हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन के दिए हैं मगर 35 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं, हमें बताया जाता है पहले वाटर कितना बन जाएगा। हमें पता है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाएंगे। तो यहां पर भी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन के 32 ग्राम से ही मिलेंगे। दो यहाँ पे 35 है और इसको सिर्फ 32 ही जरूरत है, तो 32 से ही मिल जाएगा, और 32 से मिलने पर ये 36 देगा, तो यहाँ पे वाटर 36 से बन जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज 3 ग्राम। तो इन दो रिएक्टेंट्स में से जो एक दिया था 4 ग्राम और दूसरा दिया था 35 ग्राम, जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा वो कौन होगा, फिर ये इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बच जाएगा, उस रिएक्टेंट को कहते हैं एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोशिश की डिफाइन करने की कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं और एक्सेस रिएजेंट किसको कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसके कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है और एक ब्रीफ
आइडिया दिया है इन टॉपिक्स पर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।